फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे। हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फ्रिक्शन की। मैंने आपको बताए थे फ्रिक्शन अपोज नहीं करता मोशन, फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। फ्रिक्शन चाहता है कि वो दो बॉडी को साथ बनाए रखे, साथ निभाना साथिया जैसे। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक? अब एक बार बता दो मुझे कि मान लीजिए अगर मैंने एक बॉडी ली और ये बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी इधर, ठीक है, ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है, मूव कर रही है। बताओ बच्चों फ्रिक्शन कितना लगेगा आगे पीछे? शाबाश, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ठीक। चलिए, मैंने मान लिया कि एक बॉडी है वो ट्रक में रखी है, ठीक है। अब ट्रक मूव कर रहा है आगे, ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे। बताओ बच्चों फ्रिक्शन कहां लगेगा आगे पीछे? द फ्रिक्शन विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि बस जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं हो रहा है, वो भी बस के साथ या लॉरी के साथ चल रहा है आगे, और कोई फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फोर्स आगे की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन आएगा बॉडी के अंदर। चलिए, तो आई होप ये सब चीज आपको क्लियर हो, एकदम क्रिस्टल। आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले बच्चों, जो कि फ्रिक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। हमें तीन तरह के फोर्स से मतलब है इधर इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और तीसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। चलिए, मैं मान रहा हूं कि एक बॉडी है, वो बॉडी मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऑन अ रफ सरफेस, खुद से मूव कर रही है ना। मैंने उसको ऐसे मूव करा के छोड़ दिया। अब ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करूं तो कितने फोर्स लगेंगे यहां पे? कितने फोर्स लगेंगे? तीन फोर्सेस। कौन कौन से? एक लगेगा नॉर्मल फोर्स, एक लगेगा ग्रेविटी फोर्स mg, और एक लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F। क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी को माना इधर मूव करती हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस के नॉर्मल लगता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, ये भी हम देख चुके हैं। जो तीसरा फोर्स है बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की है। अब ध्यान से देखो, जब भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होती है तो कॉन्टैक्ट में होने के कारण एक नॉर्मल लगता है और कॉन्टैक्ट में होने के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। आया समझ? इसका मतलब अगर वो मुझसे कोई भी पूछे कि भैया कॉन्टैक्ट फोर्स बता दो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन आपको पता है बच्चों, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्या ये चीज क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। अब तो यहां पर जैसे आपको पता पड़ जाएगा कि mg का कोई रोल नहीं है, अभी mg का कोई रोल नहीं है ना। चलिए, तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा mg के बराबर। क्यों? इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल, राइट। अगर म्यू के की वैल्यू दे रखी है तो म्यू के डाल दीजिए, और नहीं दे रखी है तो म्यू एस डाल दीजिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन, राइट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद है आपको? बहुत बढ़िया। अब हमको वेक्टर सम लेना होता है बच्चों, ठीक है। वेक्टर सम लेना होता है इन दोनों फोर्सेस का। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? आपको पता है कि अगर मैं फोर्सेस बनाऊं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ओनली कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स? दो ही है मेरे पास, एक है नॉर्मल और एक है फ्रिक्शन, राइट, म्यू इंटू एन, और ये एन। अब
अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं, ध्यान से देखो, क्या रिजल्टेंट इधर निकलेगा कहीं पे, राइट? ये जो एंगल होता है, ये द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स, ये डायरेक्शन किसकी बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स की। यस, दिस विल गिव यू द नेट डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये मान लीजिए मैंने एंगल बनाया लैम्डा, दिस लैम्डा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन को निकालने का एक तरीका और है। अगर मैं tan लैम्डा निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स, राइट? फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स, दिस विल गिव यू tan लैम्डा, और यू कैन राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स F by N, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। क्लियर? लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स F by N। अब एक चीज ध्यान देखो, एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया मेरा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बढ़ सकता है? या तो म्यू बढ़ जाए, रफनेस बढ़ जाए, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया तो लैम्डा क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? लैम्डा मेरा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, लैम्डा नीचे आ जाएगा, और जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा लैम्डा छोटा होता जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो यहां पर अगर मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो बच्चों, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों कितना 90 डिग्री पे, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों कितने पे? 90 डिग्री पे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रहना चाहिए, अच्छी बात है। क्लियर? चलिए बच्चों, अब सीखते हैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज हो सकता है आपने पहली बार नाम सुना हो, और अगर सुन भी रखा हो तो आपको वो क्लैरिटी नहीं होगी जो अब आने वाली है आपको। चलिए, आपको पता है कि किसी भी सरफेस का जो रफनेस देते हैं हम म्यू देते हैं। प्रैक्टिकली बात करूं, एक्चुअली बात करूं, तो जो म्यू कंपोनेंट होता है, जो म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है कौन सी बॉडी किसके ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन जनरली फिजिक्स में क्या होता है, जैसे हम प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं तो हमें सरफेस का दे देते हैं, हम मान लेते हैं कि हाँ वही सरफेस का म्यू हमें लेके चलना है, वही क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो चीज लेकर। ठीक है, अच्छा अब देखो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने एक बॉडी कंसिडर की, मैंने एक बॉडी ली है और इस बॉडी के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, इसको है ना ब्लॉक समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जा रहा हूं। आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने एंगल बढ़ा दिया, ब्लॉक मूव नहीं किया। क्यों मूव नहीं किया? फ्रिक्शन है। अब देखो मैं और एंगल बढ़ा रहा हूं, और एंगल बढ़ा रहा हूं, और एंगल बढ़ा रहा हूं, ये धीरे से हल्का स्लाइड होना स्टार्ट हुआ और यहां पे अब स्लाइड हो गया। करेक्ट, पहले स्टैटिक कंडीशन थी, पहले रेस्ट में था और अब स्लाइड होने लग गया। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। अब मैंने इसको ऐसे रखा था, अब मैं इसको सरफेस पलटा देता हूं। ठीक है, अब मैं ऐसे रखता हूं उसको, ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने पलटा दिया, अब देखो क्या होगा, अब मैंने बढ़ाया एंगल, देखो बड़ा 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 बड़ा, पहले इतना एंगल पे गिर गया था, अब इतना एंगल पे गिरा नहीं है। देखो और बढ़ाते जा रहा हूं मैं, और बढ़ाते जा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, यहां पे भी नहीं कर रहा है, और एंगल बढ़ाता हूं, 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 देखो अभी भी नहीं कर रहा है। समझ रहे हो चीज? ये देखो अब स्लाइड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो म्यू वैल्यू होती है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो दोनों बॉडीज पे डिपेंड करता है। आपने देखा एक तरफ वुड था और दूसरी तरफ वो डस्ट करने वाला पैड था वो। ठीक है, चलिए अब तो नॉर्मली हमें एक सरफेस का म्यू दिया है तो हमें समझ लेना कि हाँ वो दोनों सरफेस के लिए ही वैलिड है। ठीक, अच्छा लेकिन एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि एक पर्टिकुलर एंगल पर आने के बाद वो बॉडी स्लाइड हो रही है, उसके पहले वो स्लाइड नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बिल्कुल छोटा सा, आनंद आ जाएगा आपको। मान लीजिए एक ब्लॉक है, वो रेस्ट पर है, काय पे बच्चों? रेस्ट पर। ठीक, तो आपको पता है इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg
ठीक है, mg लग रहा होगा नीचे इस डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकली। तो ये जो फोर्स है ये mg sin थीटा है, और ये जो फोर्स है वो mg cos थीटा है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। बॉडी स्लाइड करने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन बोलेगा जाने नहीं देंगे तुम्हें, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। कब? सॉरी, mg sin थीटा कब? जब बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर है। ठीक बात। बट आपने एक चीज सुनी होगी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो तो म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, और अगर मैं नॉर्मल देखूं तो नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे? mg cos थीटा के बराबर, मतलब म्यू इंटू mg cos थीटा। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये साला ये वाला फॉर्मूला लगाऊं कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊं? कंफ्यूजन हुआ? क्लियर कर लो। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं बच्चों? जब बॉडी रेस्ट में होती है। आया समझ में? बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, खतरनाक, बिल्कुल। जब बॉडी रेस्ट में है, व्हेन द स्टैटिक कंडीशन एग्जिस्ट, फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है बच्चों, 0 से लेके मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू तक। याद आया? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन काइनेटिक तो हमेशा फिक्स्ड होगा। काइनेटिक हमेशा फिक्स्ड होगा। ये चीज समझ नहीं? अच्छा 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 अच्छा। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है ऐसा। आपके स्कूल में भी शायद कराया होगा, कॉलेज में, स्कूल में। क्या कराते हैं वो बोलते हैं एक बॉडी देते हैं, एक प्लेट देते हैं, वो बोलते हैं जाओ इसका म्यू निकाल के लाओ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल के लाओ। तो करना क्या होता है आपको ध्यान से देखना बच्चों, एक प्लेट दे देते हैं ऐसे, और इस प्लेट के ऊपर इस पॉइंट, इसको हिंज कर देते हैं। हिंज आपको सबको पता ही, अ पॉइंट विच इज फिक्स्ड बट फ्री टू रोटेट। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक बॉडी रखता हूं यहां पर ऐसे, ठीक है। अब इस बॉडी को धीरे 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 ऊपर लेके जाना पड़ता है, ऐसे आपको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर लेके जाओगे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये बॉडी हल्का सा स्लाइड होगा, एकदम झटका लगेगा, एकदम झटका समझ रहे हो, एकदम हल्लू से, एकदम जोर का झटका, धीरे वाला, वो वाला। तो बॉडी है ना एकदम ऐसे आपको लगेगा कि टेंड टू मूव कर रही है। कैसे कर रही है? एकदम से हिलना स्टार्ट, थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया तो बॉडी सटक नीचे जाएगी। आया समझ में? इसका मतलब आपको एक पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा, वो एंगल बोल दो अल्फा, ठीक है। उसके पहले, इस एंगल के पहले बॉडी काय में थी? रेस्ट में थी। बॉडी काय में थी? रेस्ट में थी, स्टैटिक कंडीशन थी। उस एंगल अचीव होते से ही थोड़ा सा डिग्री बढ़ाया, 0.01 डिग्री बोल दो, ऊपर गया, बॉडी से टाक नीचे आ गया। बस आपको ये एंगल कैलकुलेट करना होता है और आपका काम खत्म हो जाता है। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे, देखो ध्यान से। हमें पता है दो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है काइनेटिक। मतलब स्टेशनरी और मूविंग, ठीक। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा काइनेटिक में फ्रिक्शन कितना लगता है बच्चों? म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू mg cos थीटा। और स्टैटिक में कितना लगता है? हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर। जितना बॉडी फोर्स एक्सर्ट करेगी या हम एक्सर्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, उतना अपोज कर लेगी वो। तो आपको पता है डाउन द प्लेन mg sin थीटा होता है, यही बॉडी का और यही फोर्स। तो इस बॉडी को नीचे खींच के ला रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच के ला रही है अराउंड द प्लेन। अब देखो, मतलब एट दिस इंस्टेंट दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। कब? जब एंगल अल्फा होगा। इसका मतलब mg sin अल्फा दोनों फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए इस इंस्टेंट पे। mg cos अल्फा, थीटा के लिए क्या पुट कर दिया मैंने? अल्फा, किसी पर्टिकुलर एंगल अल्फा पर। तो ये जाएगा tan अल्फा, ये अल्फा राइट, tan अल्फा is equals to mu. This alpha is equals to tan inverse mu, and this important angle is called as angle of repose. Very very important property, बहुत अच्छा चीज आपको सीखने को मिलेगी। This is called as angle of repose. और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप देख लेना कि भाई अल्फा tan इनवर्स म्यू से बड़ा है या छोटा। अगर आपका
म्यू बड़ा आ गया, ध्यान से देखो, अगर आपका म्यू बड़ा है 10 अल्फा से तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी, और अगर आपका म्यू छोटा है 10 अल्फा से तो बॉडी मूव कर जाएगी। क्लियर? बॉडी मूव कर जाएगी, ठीक, ध्यान से देखना। इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इंक्लाइंड प्लेन पर आपको ये चेक करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करना, अदरवाइज सब कुछ गलती कर दोगे। ठीक बात है? चल अब ध्यान से देखो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे? ध्यान से देखो, ये हमें पता पड़ गया एंगल ऑफ अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, राइट? अच्छा, अब उन्होंने एक बॉडी दी और बोला कि ये एंगल थीटा है, म्यू वैल्यू 1 है, ये बॉडी m मास की है, आपको बताना है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बताना है बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स। कब? आपको फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। दो क्वेश्चन पूछे हैं, आपको बताना है, ठीक है? चलिए, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो, और नहीं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। आ जाइए। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये बॉडी मूव कर रही है या स्टैटिक कंडीशन में है। तो मैं सबसे पहले देखता हूं, tan थीटा निकालता हूं, ध्यान से देखो। tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स 1 कितना आ गया? 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री तक ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी, 45 डिग्री से ऊपर गया तो ये बॉडी मूव करने लग जाएगी। क्लियर? ये गिवन है मेरे को 30 डिग्री। इस कंडीशन में स्टैटिक रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाइयों? स्टैटिक। 60 डिग्री, बोलो 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 बोलो, काइनेटिक। ऐसे स्टैटिक में कौन सा फॉर्मूला? mg sin थीटा, mg, ओहो mg sin थीटा, मतलब कितना आ गया? mg/2। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया mg/2। अब काइनेटिक में निकाल लेते हैं। चलो बेटा उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। ये जाएगा F इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल, मतलब म्यू mg cos थीटा। बोलो, ये जाएगा 1 इंटू mg इंटू cos 60। cos 60 क्या? 1/2, मतलब mg/2। ओ माय गॉड, दोनों एंगल पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेम आ गई। जस्ट अ कोइंसिडेंस। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स निकालने के पहले प्रीरिक्विजिट क्या है? हमें यह पता होना चाहिए कि बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है या काइनेटिक कंडीशन में है, बॉडी रुकी हुई है या चल रही है, एंगल ऑफ रिपोज से म्यू ज्यादा है या कम है। तभी आप अच्छे से प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और उसके पीछे का हिडन लॉजिक समझ के आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, आइए समझते हैं फ्रिक्शन के खेल को। मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, उसको मैंने एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। दूसरा ब्लॉक m और उसके ऊपर छोटा m, दोनों को ऐसे फिक्स कर रखा है, ठीक है? जोड़ दो एकदम, और मैंने फोर्स लगाया। अब यहां फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी मूव कर रही है, यहां फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी मूव कर रही है। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया कि यहां पे जो बॉडी है वो बहुत स्लोली मूव कर रही है, और इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी अच्छे से मूव कर रही है। इसका मतलब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डोमिनेट कर रहा होगा, वो रोक रहा होगा। जानने नहीं देंगे तुम्हें वाला कॉन्सेप्ट याद है? तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के सम के, और यहां पे जो रेजिस्टिंग फोर्स आया फ्रिक्शनल फोर्स, वो मास के प्रोपोर्शनल है। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर मास ज्यादा है, इसलिए रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा है, इसलिए मुझे धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है सेम फोर्स अप्लाई करने पर भी। ठीक, अब जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो यहां पे लाते हैं कांस्टेंट। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि फोर्स की जगह मैं लिख दूं नॉर्मल, मतलब मास की जगह मैं नॉर्मल लिख दिया। यहां पे भी क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। आपको पता है नॉर्मल कैसे निकालते हैं? जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं बच्चों, यहां पे आता है कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है, तो हमेशा याद रखना फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स m, राइट। चलिए, अब अगर बॉडी मूविंग है, कौन सी बॉडी बच्चों, मूविंग बॉडी के लिए हम म्यू की जगह म्यू के लिखते हैं, म्यू के इंटू नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर बॉडी स्टैटिक है तो स्टैटिक कंडीशन में आपको पता ही है, स्टैटिक कंडीशन में फोर्स वेरी होता है, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस इंटू नॉर्मल। ठीक है, स्टैटिक में 0 टू FL वेरी करता है बच्चों, ये चीज समझ में। अगर बॉडी मूविंग है तो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन लूंगा, एंड मैंने आपको समझा रखा है व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू काइनेटिक इज लेस देन द स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। सिमिलरली सेम लॉजिक आप लगा सकते हैं, वो बोलेंगे व्हाई म्यू एस इज मोर देन म्यू के, व्हाई द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको लॉजिक वही देना है, इंटरलॉकिंग। मैंने आपको दो बताए थे लॉजिक, एक एनसीईआरटी का और एक बाहर का। क्लियर? चलिए अब देखो ध्यान से, मान लीजिए उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दूंगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक बॉडी रखी है मैंने जिसका 10 केजी मास है, म्यू के की वैल्यू 0.2 है और म्यू एस की वैल्यू 0.3 है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं बच्चों F। कितना फोर्स लगा दिया मैंने? F फोर्स लगा दिया। अब देखो ध्यान से, मैंने जैसे ही F फोर्स लगाया, अब क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, मूव करने की कोशिश करेगी। एक काम करता हूं, इसको 0.2 ले लेता हूं और इसको 0.19 ले लेता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये 0.2 ले लिया, वो 0.19 ले लिया, ठीक। तो रियलिस्टिक वैल्यू हो जाएगी थोड़ी सी। अब यहां पर मैं फोर्स लगाते जाऊंगा, आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बताना है और आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट। अब ध्यान से देखिए, एक एक करके आप समझते चलेंगे, एक एक करके। बिल्कुल, सबसे पहले मान लीजिए 0 फोर्स लगाते हैं, फिर हम फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन का, फिर हम लगाएंगे 20 न्यूटन का, फिर 25 न्यूटन का एंड 30 न्यूटन का, राइट। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप लिमिटिंग कंडीशन चेक कर लीजिए कि क्या सच में बॉडी मूव कर रही है या स्टैटिक है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना पड़ेगा कि मूव कर पा रही है नहीं कर पा रही। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं चेक लगाता हूं। चेक, हमेशा फ्रिक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको कोई ना कोई चेक लगाना जरूरी है, ठीक है। तो चेक क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस कितना है, म्यू एस की वैल्यू 0.2 है, इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 10G, तो कितना आ गया 20। मतलब अगर आपका फोर्स 20 न्यूटन या उससे छोटा है तो बॉडी मूव करने वाली नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना। बॉडी किसी भी हालत में मूव नहीं करेगी, मतलब यहां से यहां तक ये जितनी भी कंडीशन आएगी बच्चों, इसमें कोई मोशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन 0 0 0, सीधी बात, नो बकवास। अब ध्यान से देखो, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, स्टैटिक लगेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या गई, मेरी स्टैटिक कंडीशन आ गई। अगर मेरी स्टैटिक कंडीशन आ गई, बॉडी रेस्ट पे रहने वाली है, इसका मतलब जितना फोर्स मैं अप्लाई करूंगा बॉडी पे उतना ही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगा। याद है वो कर्व देखा था मैंने, बढ़ता है फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे आके स्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि F अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स अप टू अ लिमिट। फ्रिक्शन कोशिश करता है बॉडी को साथ में चलाने का अप टू अ लिमिट, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स 0, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फ्रिक्शन फोर्स खेल खत्म 0, फिर यहां 10 और यहां 20, ठीक है। अब बॉडी करने लग गई है मूव। क्या करने लग गई बच्चों? मूव। जब भी बॉडी मूव करने लग जाए तो अब हम म्यू एस नहीं लेंगे, अब रोल आ जाएगा म्यू के का। तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू के इंटू नॉर्मल होगा इंटू mg। मेरा फ्रिक्शनल फोर्स अब थोड़ा सा घट गया है, 19 हो गया है, 19, याद है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तो थोड़ा सा कम होता है, आ गया? हाँ। अब एक्सेलरेशन निकालूंगा अगर मैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बाय मास, दैट इज 25 माइनस 19
डिवाइडेड बाय 10 मास, नेट फोर्स बाय मास, तो कितना हो गया 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली आपने 30 लगाया तो अब कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो अभी भी 19 ही रहेगा। फ्रिक्शन एक लिमिट के ऊपर नहीं बढ़ सकता बच्चों, मैक्सिमम हो गया, बस खेल खत्म, अब उससे बड़े ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा नेट फोर्स 30 - 19 डिवाइडेड बाय 10, द करेक्ट आंसर विल बी 0.9 0.9 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ एलटीक्यूज। यहां गिवन है अ बॉडी मूव्स ऑन अ रफ सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर इट स्टॉप्स। अच्छा, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि बॉडी तो मूव कर रही थी कितनी गति से, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन मास कुछ गिवन नहीं है मान लो, लेकिन कुछ देर बाद ये स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई होगी? आपको सबको रीजन पता है, फ्रिक्शन के कारण। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? ऑपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। कितना लगेगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। म्यू के अगर कुछ गिवन नहीं है तो डायरेक्ट ले लो, ये हो जाएगा 1/2 0.5 मतलब 1/2 इंटू m इंटू g। नॉर्मल कितना होगा? mg के बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। मतलब जो रिटार्डेशन की बात करूं तो हो जाएगा म्यू इंटू जी, दैट इज g/2। g/2 इज द रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक बात, g/2 मतलब कितना हो गया? 5। ठीक है, किस डायरेक्शन में? पीछे की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। ठीक, अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बेसिकली हियर इट इज रिटार्डेशन बिकॉज़ इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। So can I use the three equations of motion? Yes, I can, because it is constant in magnitude and direction both. So I can write stopping distance निकालना, right? I am using third equation of motion, v square equals to u square plus 2as. Velocity positive 0 है finally. Initially it is moving with the speed of 3 meter per second square. 2 into acceleration, that is -5. Why? Because it is in the negative direction. And displacement will be in positive direction, so clearly plus s. So here you are getting 9/10. The correct answer will be 0.9 meter. This is the distance covered by the body before coming to rest. चलिए, अगर वो मुझसे टाइम पूछते then what will be the time after which it comes to rest, then what you have to do? You have to use the first equation of motion, v equals to u plus at. Final velocity 0. So answer will be v, that is u divided by acceleration, that is 5. So the correct answer will be 3/5, right? 0.6 seconds. Now next problem, find the minimum force applied to keep the body at rest. Mass given है m और म्यू क्या है? फ्रिक्शन। अब एक बात ध्यान से देखो बच्चों, यहां ये क्वेश्चन लेने का एक रीजन ये है क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें नॉर्मल म्यू mg आता है, यू म्यू mg cos थीटा आता है अगर इंक्लाइन प्लेन हो तो। ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स जब भी ले तो नॉर्मल mg के बराबर होगा, लेकिन ध्यान रखना नहीं होता ऐसा। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स नॉर्मल पे करता है। ठीक, अब देखो, मान लेता हूं ये क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन होता कि स्मूथ सरफेस होती, ठीक है, ये वॉल होती किसी स्मूथ होती, अगर मान लेता है ना, अब मैंने फोर्स लगाया F, बताओ बच्चों क्या ये बॉडी रेस्ट पर रह सकती है? मैं इसको बहुत तेज बहुत हैवी फोर्स लगा रहा हूं, 1000 न्यूटन से भी ज्यादा फोर्स मान लो, क्या ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी? यस और नो? द करेक्ट आंसर इज नो। ये बॉडी कितना भी फोर्स लगा दो बच्चों, ये बॉडी रेस्ट पे रहने वाली नहीं है। क्यों रहने वाली नहीं बताओ? इसके ऊपर फोर्स लगे नीचे की तरफ mg, आ जाओ mg बोलेगी आ जाओ। ऊपर की तरफ कोई फोर्स होना चाहिए ना रोकने वाला, कोई है ही नहीं, स्मूथ सरफेस। इसका मतलब आप 0 न्यूटन फोर्स लगाओ, 1000 न्यूटन फोर्स लगाओ, 10,000 न्यूटन फोर्स लगाओ, बॉडी फ्री फॉल हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगी सीधा नीचे खुबार आया। अब उन्होंने गिवन है कि फ्रिक्शन है यहां पर। अब बच्चों एक बात बताओ, बॉडी नीचे गिरने की कोशिश करेगी, अगर कोशिश कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलती है कि ये नीचे है, मतलब फ्रिक्शन बोलेगा मैं अपोज करूंगा तुम्हारा, जाने नहीं दूंगा तुम्हें, म्यू इंटू नॉर्मल, mg नहीं नॉर्मल। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? अब इक्विलिब्रियम में, मतलब
फोर्सेस ड्रॉ करूं तो एक नॉर्मल यहां लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन ऊपर, mg नीचे, फोर्स है, 4 फोर्स लग गए, चारों इक्विलिब्रियम में, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाला, राइट वाले इक्वल टू लेफ्ट वाला। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तो बाद में देखेंगे, F इक्वल्स टू N हो गया, मतलब जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं बॉडी पे, हुए वही मेरा नॉर्मल है। और अगर रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा होना चाहिए तभी रुकेगा, वरना रामाजी रह जाएगा और रेल चली जाएगी। तो ये जाएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन mg। अब आपको यहां चीज समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल mg के बराबर नहीं है बच्चों, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड के बराबर है। सो द फोर्स अप्लाइड बाय यू मस्ट बी ग्रेटर देन mg by mu, then only the body will be at rest, otherwise will be in motion और body drop down, ये चलिएगी नीचे। आया समझ में? क्रिस्टल क्लियर? चलिए अब देखते हैं बच्चों कुछ और एंटीक्यू। यहां पर सेम क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस है इसका मतलब फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, राइट। स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस पे बोल रहे हैं कि ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रख के बता दो। इसका मतलब एक चीज हमें पता पड़ गया कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी कभी भी रेस्ट में रहने वाली नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा फोर्स लगा दूं तो बच्चों और धक्का दे देगा। इसका मतलब मुझे फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से मैंने थीटा एंगल पे फोर्स लगाया F। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसको ऊपर पुश करेगा और एक इधर पुश करेगा। क्लियर? अगर स्मूथ सरफेस है तो क्या F, ये फोर्स F है, ध्यान से देखना ना, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। इसका मतलब F sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन mg, ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अगर ग्रेटर हो गया तो ऊपर चले जाएगा और इक्वल टू हो गया तो रेस्ट पे रहेगा, कम हो गया तो नीचे आ जाएगा। अगर रेस्ट पे रखना है तो इक्वल टू कर दो, दोनों फोर्स क्या होना चाहिए बराबर, खेल खत्म। अब अगर फ्रिक्शन भी गिवन होता, अगर फ्रिक्शन भी गिवन होता तब क्या होता बच्चों, अपवर्ड फोर्स कौन कौन से डिपेंड करता। अब ना दो सिचुएशन बनती है, ध्यान से देखो। फ्रिक्शन पलटू है, फ्रिक्शन कैसा पलटू है। अगर F sin थीटा फोर्स, ये फोर्स बड़ा हो गया ऊपर, तो बॉडी जो नेट बॉडी के ऊपर मूव करने लगी। अगर बॉडी ऊपर मूव करने लगी तो फ्रिक्शन बोला हुआ जाने नहीं देंगे तुम्हें, फ्रिक्शन लगेगा नीचे। आया समझ में? और अगर F sin थीटा मतलब ऊपर वाला फोर्स कमजोर पड़ गया, किससे कमजोर, mg से कमजोर। अगर mg से कमजोर पड़ गया तो फ्रिक्शन बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। आया समझ में? तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। आया समझ में? जो भी डोमिनेट करेगा उसका अपोज करना है आपको, सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक। नेट रिलेटिव मोशन का अपोज करना फ्रिक्शन का काम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पर एक और क्वेश्चन। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैंने टेंशन लगाया 10 न्यूटन का। देखो हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर अब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा सीधा 10, फ्रिक्शनलेस मासलेस स्ट्रिंग मान रखी मैंने, ठीक। अब देखो इसका मतलब यहां पे ये एंगल 37 ले लो, कुछ भी ले लो ऐसा रैंडम सा ना, दो फोर्स लग रहे होंगे, एक लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर, ठीक है। अब आपको पता है कि वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, वाई डायरेक्शन की पहले फोर्सेस बैलेंस कर लेता हूं, तो ये लग रहा है ऊपर नॉर्मल प्लस दिस इज F cos थीटा, दिस इज F sin थीटा, sin 37 कितना था 3/5, तो मेरा आंसर आ गया 6 न्यूटन। ये हो गया 6, ये हो गया 8। अब देखो तो नॉर्मल प्लस 6 इक्वल्स टू mg, mg डाउनवर्ड्स, तो नॉर्मल कितना हो गया यहां पे 4 न्यूटन। ये न्यूटन है, नॉर्मल है, कंफ्यूज मत हो, ठीक। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि फ्रिक्शन फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉर्मल पे डिपेंड करेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा मैक्सिमम F max या मैं बोलूं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो होगा μs इनटू नॉर्मल, दैट इज
0.4 न्यूटन। कितना न्यूटन बच्चों? 0.4 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स 0.4 होगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 8, और रेजिस्टेंस कितना कर रहा है? 0.4, मतलब बॉडी मूव कर जाएगी। चलिए बॉडी, तो बॉडी का अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स कितना है बच्चों? नेट फोर्स है 8 इन द एक्स डायरेक्शन, बिकॉज़ वी नो दैट द बॉडी विल एक्सेलरेट ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो नेट फोर्स कितना है? 8 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 10, so it is 7.6 divided by 10. The correct answer is 0.76 meter per second square. Right? I hope चीजें आपको एकदम क्लियर है। बुलंदी की उड़ान पर हो तो थोड़ा सब्र रखो, परिंदे बताते हैं कि आसमां में ठिकाने नहीं होते। Stay motivated, keep learning, keep supporting. Physics.